हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड एमसीक्यू सेट है जो कि आज 3 अक्टूबर 2020 को एग्जाम होने वाला है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि सेकेंड पार्ट में दूंगा जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चंस बनाए थे और 3 यूनिट कवर किया था। इस वाले वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चंस बनाए हैं 3 यूनिट के लिए, क्योंकि यहाँ जो लास्ट यूनिट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कर दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने टाइप बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि आपका पूरा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक सारे टर्म्स मैंने कवर किए हैं। ऑप्शंस में भी मैंने ऐसे टर्म्स यूज किए हैं कि जो कि सिलेबस के बाहर नहीं है। जो मेरा ऑप्शंस होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखिए। तो एक एक चीज मेरी बातों को सुनिएगा, लास्ट तक सुनना है और ध्यान से देखना है। तो मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूं और वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफेक्ट इन बिल्डिंग इज डिफाइंड एज। बिल्डिंग में जो डिफेक्ट होता है उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। यूनिट 3 तक हो चुका था, यूनिट 4 से यहां स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला डिफेक्ट है, मतलब पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वर्क undertaken to keep the structure in good condition so as to carry out all those functions smoothly for which it is constructed. Second है, to improve the facilities depending upon the development of the surrounding area. और थर्ड है, any fault and deficiency in building component which affect its functional performance and appearance. और फोर्थ ऑप्शन है, द मेंटेनेंस एक्टिविटीज अंडरटेकन एट ए प्री डिटरमाइंड इंटरवल। तो थर्ड ऑप्शन सही है डिफेक्ट इन बिल्डिंग के लिए, कि कोई भी बिल्डिंग कंपोनेंट में फॉल्ट या डिफिशियंसी होता है जिसका इफेक्ट होता है फंक्शनल परफॉर्मेंस पे आता है। तो ये सही वर्ड है। डिफेक्ट इन बिल्डिंग आपके सिलेबस में डायरेक्ट है। फिर सेकेंड क्वेश्चन डिफेक्ट इन बिल्डिंग से ही है, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन बिल्डिंग्स, इसमें से कौन सा टाइप जो है डिफेक्ट इन बिल्डिंग है। तो पहला है डिफेक्ट इन बिल्डिंग, पीलिंग पेंट, रूफ्स डिफेक्ट और डैम्पनेस। तो ये सारे जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सारे होते हैं बिल्डिंग में। तो इसका आंसर ऑल द एबव है। विच इज द टाइप ऑफ रूफ डिफेक्ट। अब रूफ डिफेक्ट के भी कई सारे टाइप हैं, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, स्पॉलिंग, पॉन्डिंग। तो पॉन्डिंग, ये चारों टाइप रूफ डिफेक्ट्स के हैं, इसलिए मैंने फिर से ऑल द एबव लिखा है। ऑल द एबव मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप चारों डिफेक्ट आप जान सको। मेरा अगर मैं चाहता तो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन या एक क्रैकिंग दे देता, बाकी 3 हो जाते, 3 में अलग हो। तो लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डिफ्लेक्शन ही आ जाए या क्रैकिंग ही आ जाए जो मैंने दिया है। आपको नॉलेज सभी रूफ डिफेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए। और एग्जाम में जो भी आए आपको पता है कि ये चारों रूफ डिफेक्ट हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन एक ही आएगा, 3 गलत ही रहेंगे। मेरा वाला ऑल द एबव नहीं आएगा, लेकिन इनमें से चारों ऑप्शन अगर आपको याद हैं तो आप चारों में से कोई भी एक आएगा तो आप टिक करके आ सकते हो। और चारों के बारे में भी जानना है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, स्पॉलिंग क्या होता है, पॉन्डिंग क्या होता है। अगर मैंने यहां पे एमसीक्यू में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सर्च करोगे। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मेरा मतलब जो टर्म्स यूज किए हैं ऑप्शंस में वो भी गलत नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता चलूंगा कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन फ्लैट रूफ्स। अभी डिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आ गया। पहला है इनएडिक्वेट डिजाइन, दूसरा है कोरोजन, तीसरा है सल्फर अटैक, चौथा है पॉन्डिंग। तो इनएडिक्वेट डिजाइन के वजह से डिफ्लेक्शन इन फ्लैट रूफ्स होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, कॉज ऑफ क्रैकिंग इन फ्लैट रूफ्स। तो क्रैकिंग के लिए कौन कौन सा है, कोरोजन, पॉन्डिंग, श्रिंकेज इन कंक्रीट और लास्ट है सल्फर अटैक। तो यहां पे श्रिंकेज इन कंक्रीट ऑप्शन होगा। तो यहां देख रहे हो कि एक एक ऑप्शन फिर से आ जा रहा है, और एक ही टाइप के क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉज ऑफ पॉन्डिंग इन फ्लैट रूफ्स।
तो पॉन्डिंग का जो होता है वो होता है ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के कारण पॉन्डिंग का हो जाता है। सल्फर अटैक नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, इनएडिक्वेट डिजाइन नहीं होगा, किसी ना किसी का आ जाता है ऑप्शन। कॉज ऑफ कॉर्नर लिफ्टिंग इन फ्लैट रूफ्स, तो एक ही तरह का क्वेश्चन है कई सारे। पहला आंसर है एक्सेसिव बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन, दूसरा है कोरोजन, सल्फर अटैक, फ्रीजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेसिव बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉज ऑफ स्पॉलिंग इन फ्लैट रूफ्स, स्पॉलिंग का क्या कारण है? तो सल्फर अटैक के कारण स्पॉलिंग होता है। बाकी सारे ऑप्शन सेम है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट इन बिल्डिंग्स, मेन कॉज मतलब बिल्डिंग के कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, उसके मेन कॉजेज क्या हैं? तो पहला है डैम्पनेस, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑल द एबव इसका सही जवाब होगा। जानबूझ के मैंने ऑल द एबव लिखा, कोई एक देता तो आप एक का इंफॉर्मेशन जान पाते, मैंने तीनों दे दिया तो तीनों का इंफॉर्मेशन आप जान गए। अब क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा आप टिक जरूर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 विच डिफेक्ट इन द बिल्डिंग इज ड्यू टू डैम्पनेस, इनफ्लोरोसेंस, फॉलिंग ऑफ पेंट फिल्म्स और प्लास्टर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, कोरोजन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। तो ये भी सारे के सारे सही हैं, ऑल द एबव आंसर हो जाएगा। डैम्पनेस के कारण क्या हो जाता है, कौन सा डिफेक्ट होता है? तो ये सारे डिफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ अनस्टेबल फाउंडेशन, तो अनस्टेबल फाउंडेशन के कारण इन चारों में से कौन सा नहीं होता है? तो इस तरह के निगेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, और मैंने जहां भी इस एमसीक्यू के सेट में जहां पे भी नॉट वर्ड का क्वेश्चन बनाया है तो समझ लेना कि बाकी तीन जो हैं वो सही हैं। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये बाकी तीन जो ऑप्शन है, मान लो यहां पे, अब मैं एक बार इसको बता देता हूं उसके बाद आप पे आता हूं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से अनस्टेबल फाउंडेशन का कॉज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ द सॉइल, डैम्पनेस, ओवरलोडेड, फॉल्टी डिजाइन। चार ऑप्शन है, आंसर होगा डैम्पनेस। डैम्पनेस जो है अनस्टेबल फाउंडेशन के कारण नहीं होता है। और जितने तीन ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सॉइल, ओवरलोडेड, फॉल्टी डिजाइन, ये सारे अनस्टेबल फाउंडेशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज अप्रॉक्स क्रैक विथ मिलीमीटर में है और सीवियर डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ क्रैक्स। तो यहां पे और नहीं होगा, सो होगा। व्हाट इज द अप्रॉक्स क्रैक विथ सो सीवियर डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ क्रैक। जो क्रैक विथ है जो मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में, कितना क्रैक विथ होगा तो हम मान लेंगे कि जो हमारा डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ क्रैक है, क्रैक जो है हमारा वो सीवियर कैटेगरी में आ गया। कई सारे कैटेगरी हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो यहां पे ऑप्शन है अप टू 0.1 मिलीमीटर, 15 टू 25 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, सारे कोई ना कोई कैटेगरी में आते हैं। तो जो 15 टू 25 मिलीमीटर का कैटेगरी है उसमें हम कहेंगे कि सीवियर डैमेज हो चुका है हमारा क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप फिर समझ सकते हो। व्हाट इज द अप्रॉक्स क्रैक विथ मिलीमीटर सो स्लाइट डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ क्रैक्स। तो इसमें देखते हैं स्लाइट, सीवियर और स्लाइट दोनों में आ गया डिफरेंस। तो स्लाइट है थोड़ा जरा सा है, तो यहां पे अप टू 5 मिलीमीटर होगा। तो अप टू 1 मिलीमीटर भी कोई कैटेगरी है, अप टू 5 टू 0.1 भी कोई कैटेगरी है। ठीक है, तो ये चारों कैटेगरी आपको जानने पड़ेंगे कि कौन कौन सा डिग्री कब कब होगा, कितना मिलीमीटर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 डैम्पनेस कॉजेज डैश ऑन डिफरेंट सरफेस ऑफ बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा कि चारों ऑप्शन है बीम्स, स्टेन्स, ब्लिस्टर्स, क्लॉगिंग। तो इसका आंसर स्टेन्स होगा, स्टेन्स कॉज कर देगा डैम्पनेस के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 इन ट्रैप्ड मॉइस्चर फोर्स द पेंट इनटू लिटिल बबल्स कॉल्ड। जो बबल्स बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स। तो सेम टाइप के क्वेश्चन लास्ट सेट में भी था। क्वेश्चन नंबर 16 श्रिंकनेस ऑफ सब सॉइल क्ले ऑकर्स ड्यू टू डैश। तो पहला ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड साइड ड्रेनेज, बी नंबर है मेंटेनेंस एंड डिटेरियोरेशन, सी नंबर है आउटवर्ड बगलिंग, डी नंबर है रस्टिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो पहला ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17
एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीस एंड डर्ट कॉजेज ऑफ डैश ऑफ ट्रैप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉगिंग कॉज कर देगा। जो ग्रीस है या डर्ट है इसके जमने के कारण क्या हो जाएगा कि क्लॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड लैटरल बगलिंग आर द डिफेक्ट्स मेनली फाउंड इन डैश। तो बीम्स में हो जाता है, तो बीम्स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्रैक्स इन द पैरापेट वॉल्स में ऑकर ड्यू टू रस्टिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, इनसफिशिएंट कवर, मेंटेनेंस और नन ऑफ द एबव। तो पहला ऑप्शन रस्टिंग इसका सही जवाब होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल को कोलैप्स होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है ड्यू टू द रोल ऑफ सब सॉइल दैट इज सॉइलिंग और श्रिंकेज। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन। थर्ड ऑप्शन है पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और लास्ट ऑप्शन है ऑल द एबव। ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं बाउंड्री वॉल को कोलैप्स करने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। आपके क्वेश्चन में कोई भी एक रह सकता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, मेन कॉजेज ऑफ डैम्पनेस, एब्सेंस ऑफ डीपीसी, सोरिंग, स्पेलिंग और डस्टीनेस। तो यहां पे डीपीसी के एब्सेंस में डैम्पनेस होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रिपेयर कंक्रीट इंक्लूड्स डैश मोर्टार और कंक्रीट्स। तो यहां पे पहला ऑप्शन क्यूरिंग है, रेबर है, सीमेंटियस है और नन ऑफ एबव है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एंटी कोरोजन कोटिंग आर ऑल्सो कॉल्ड डैश प्राइमर्स। तो एंटी कोरोजन कोटिंग को क्या बोलते हैं, रेबर प्राइमर्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है रेबर प्राइमर ये सही हो जाएगा। क्यूरिंग नहीं बोलते हैं और ये दोनों ऑल द एबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आईएनपी। आईएनपी यहां पे क्या होगा, इंटरप्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क। तो ये इसका सही जवाब है। बाकी इंडियम फॉस्फाइड या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पॉलिटेक्निक नहीं होगा। तो इस तरह के घुमाने के लिए रह सकता है छोटा मोटा डिफरेंस। और फुल फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा हर एग्जाम में, बल्कि रहेगा। तो जो जहां पे फुल फॉर्म बन सकता है उन सब फुल फॉर्म को देख लीजिए। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी फुल फॉर्म के या एक भी आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडहेसिव्स इन रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क में एडहेसिव कौन सा कॉमनली यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव एक ऑप्शन होता है, वाटर बॉन्ड एडहेसिव एक ऑप्शन होता है, बोथ आर यूज्ड होता है, बोथ आर यूज्ड एक ऑप्शन में है और नन ऑफ दीज है। तो ये दोनों एडहेसिव यूज करते हैं कॉमनली। तो आंसर हो जाएगा बोथ आर यूज्ड। दोनों एडहेसिव का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन कोई एक ही रहेगा, सॉल्वेंट फ्री आ जाएगा या फिर वाटर बॉन्ड आ जाएगा। और इसके एग्जांपल्स भी आपको जानने हैं, आगे मैंने कुछ दिए भी हैं। तो आपको सॉल्वेंट फ्री का भी एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए, वाटर बॉन्ड एडहेसिव का भी एग्जांपल याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, अ गुड रिपेयर मटेरियल शुड पोजेस अ गुड डैश एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो एक गुड रिपेयर मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी पूछा गया है कि वो क्या अच्छा होना चाहिए, वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों अच्छा होना चाहिए। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉन्ड एडहेसिव। अभी मैंने बताया था कि इन दोनों एडहेसिव का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यहां पे ऑप्शन है एपो6, सेकेंड है पॉलिएस्टर्स और सिलिकॉन्स और लास्ट ऑप्शन है लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर। तो लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर ही और वाटर बॉन्ड एडहेसिव होता है, एक ही होता है वाटर बॉन्ड एडहेसिव, याद रखना। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव। तो एपॉक्सिक्स ही एक ऑप्शन है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया पॉलिएस्टर और सिलिकॉन्स। क्वेश्चन में आपका पॉलिएस्टर भी रह सकता है, सिलिकॉन्स भी रह सकता है, जो भी ऑप्शन आएगा टिक कर देना है। अगर ये सारे हैं तो लास्ट में ऑल द एबव होगा, तो उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नोट करके भी पूछ सकता है, मान लो यहां पे मैं पूछ देता कि इनमें से कौन सा मतलब सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव नहीं है और सारे क्वेश्चन नंबर 27 का सारे ऑप्शन दे देता, तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑप्शन बदल जाता, फिर लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर हो जाता। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि कभी कभी नॉट वर्ड यूज कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल्स।
अब रिपेयर मटेरियल्स के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से कौन कौन सा रिपेयर मटेरियल्स होगा। तो पहला है एंटी कोरोजन कोटिंग, एडेसिव और बॉन्डिंग एड्स, रिपेयर मोटार्स, क्यूरिंग कंपाउंड्स, इनमें सारे के सारे रिपेयर मटेरियल्स हैं। तो चारों मैंने बता दिया, ऑल ऑफ द अबव। 5 ऑप्शन नहीं होंगे आपके एग्जाम में, ऑप्शन 4 ही होगा। मेरा यहां पे 5 देने का यह मतलब है कि चारों ऑप्शन आपको याद रहे, ऑप्शन चारों याद रखना है। यह नहीं कि ये क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। अगर मैं इस तरह से बनाता चलूं कि एक एक क्वेश्चन करके, एक तो आप कंफ्यूज होगे और हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आपको फिर याद रखना मुश्किल है। तो आप क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन याद रखें कि चारों के चारों हैं। जहां नॉट वर्ड भी यूज हो रहा है वहां पे भी है, मैं बता दूंगा जहां जहां पे है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल्स। तो फिर से रिपेयर मटेरियल्स इतने ज्यादा थे कि मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया। आप देखो यहां पे भी सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जॉइंट सिलेंट, ग्राउट्स, वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, स्पेशल कंक्रीट्स। तो ये सारे के सारे रिपेयर मटेरियल्स हैं। तो 8 तरह के रिपेयर मटेरियल्स तो मैंने यहां पे बता दिया। और भी कुछ है तो आप बुक में देख लोगे या नेट पे देख लोगे, क्योंकि कौन सा आएगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वहां पे कोई एक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द टाइप ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड। अब क्यूरिंग कंपाउंड एक रिपेयर मटेरियल है, तो वो कौन सा टाइप होता है क्यूरिंग कंपाउंड के भी। अब जितने रिपेयर मटेरियल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा थ्योरी आप पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना अच्छा है। क्यूरिंग कंपाउंड में है लाइट रिफ्लेक्टिव एंड एल्यूमिनाइज्ड, सेकेंड है सॉल्वेंट और वाटर बेस्ड, थर्ड है वैक्स और रिजाइन बेस्ड, फोर्थ है डिग्रेडेबल और परमानेंट, लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। सारे के सारे क्यूरिंग कंपाउंड है, कोई भी एक ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, दीज आर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग केमिकल्स दैट आर अप्लाइड टू द फॉर्म ऑफ स्प्रे टू फॉर्म अ फिल्म। तो इसका ऑप्शन है एंटी कोरोजन कोटिंग, क्यूरिंग कंपाउंड, रिपेयर मोर्टार्स, एडेसिव एड्स। तो ये इसका ऑप्शन होता है क्यूरिंग कंपाउंड। ये क्यूरिंग कंपाउंड का एक तरह से डेफिनेशन हो गया, या तो उल्टा भी क्वेश्चन रह सकता है कि क्यूरिंग कंपाउंड इनमें से कौन सा है, और 4 डेफिनेशन लिख देंगे। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए सारे के सारे मटेरियल का, प्लस यूजेज भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यूजेज पे है, मटेरियल मोस्टली यूज्ड फॉर कोरोजन कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड एंटी कोरोजन। तो कोरोजन कंट्रोल के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं और उसे एंटी कोरोजन भी आता है। यहां पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा एंटी कोरोजन है, और दूसरा है कि कोरोजन कंट्रोल के लिए कौन सा है। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो कोरोजन कंट्रोल के लिए हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट पेज में है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग। तो प्रोटेक्टिंग टाइप कोटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। अभी आपने देखा थी कि कोरोजन कंट्रोल के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं। अब कौन कौन से टाइप हैं, कोई एक ही टाइप पूछेगा, मैंने यहां सारे बता दिए आपको। विनाइल कोटिंग, इपॉक्सी कोटिंग, सिलिकॉन्स, क्लोरीनेटेड रबर कोटिंग, चारों के चारों हैं। लास्ट ऑप्शन ऑल द एबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन सीलेंट इन बिल्डिंग इन रिपेयर वर्क। तो कौन सा सीलेंट रिपेयर वर्क में, बिल्डिंग के रिपेयर वर्क में यूज करते हैं। तो सिलिकॉन सीलेंट करते हैं, सीलिंग स्ट्रिप्स करते हैं, बिटुमेन बेस्ड सीलेंट करते हैं, या पॉलीरिथेन सीलेंट करते हैं। सारे के सारे करते हैं, ऑल द एबव आंसर हो जाएगा। ऑल द एबव आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखना। हो सकता है आ जाए तो बहुत बेहतर है, वरना मेरा ऑल द एबव देने का यही मकसद है कि आप सारे के सारे याद रखो, कि कोई भी एक ऑप्शन आए, मैं एक ऑप्शन दूंगा तो आप बस एक ही ऑप्शन याद रखोगे। अगर 4 मैंने दे दिया तो चारों ऑप्शन याद रखें, चारों सही जवाब है। 36, फ्लूइड मटेरियल विच इज डिजाइंड टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द कैविटी फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग। कौन सा ऐसा फ्लूइड मटेरियल है जो कि कैविटी को भरने का काम करता है। तो फ्लूइड मटेरियल का नाम है ग्राउट्स। यहां पे जॉइंट सीलेंट, वाटरप्रूफिंग और स्पेशल कंक्रीट नहीं होगा, ग्राउट्स होगा। आपको ध्यान देना होगा कि ग्राउट्स क्या होता है। अब ये भी पूछ सकता है कि ग्राउट्स क्या होता है। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे जाते हैं एचएसबीटी के पेपर में। ये ज्यादातर मैंने क्वेश्चन एचएसबीटी के पेपर से लिया है लास्ट 3 to 5 ईयर्स के। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट कौन सा है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है सीमेंट सैंड ग्राउट, सीमेंट ग्राउट, और पॉलीमर
मॉडिफाइड सीमेंट ग्राउट और पॉलिस्टर रिजाइन ग्राउट। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है पॉलिस्टर रिजाइन ग्राउट, ये होता है इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट और सीमेंटियस ग्राउट, ये दो तरह के ग्राउट होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीमेंटियस ग्राउट। तो ये तीनों जो पहला ऑप्शन था, सारे के सारे ऑप्शन सेम है, आप देख सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, सीमेंट सैंड ग्राउट, सीमेंट ग्राउट और पॉलीमर मॉडिफाइड ग्राउट, ये सारे सीमेंटियस ग्राउट के एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैंने नॉट वर्ड यूज कर दिया। तो यहां पे देखिए कि फिर से आंसर आ गया पॉलिस्टर रिजाइन ग्राउट, क्योंकि पॉलिस्टर रिजाइन ग्राउट जो है इपॉक्सी ग्राउट है। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज एनी मटेरियल प्रोवाइडेड टू मेंटेन अ सील और एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन टू साइड्स ऑफ जॉइंट। एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसा मटेरियल जो कि सील करता है और क्या करता है, बैरियर हो जाता है दो जॉइंट के बीच में। तो ऑप्शंस हैं जॉइंट सीलेंट, ग्राउट्स, वाटरप्रूफिंग सिस्टम और स्पेशल कंक्रीट। तो यहां पे जॉइंट सीलेंट ऑप्शन होगा। ग्राउट्स इसके पहले आपने देखा था कि ग्राउट्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश आर मेंबर फॉर्मिंग केमिकल्स अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे टू फॉर्म अ फिल्म which repairs or stop any evaporation of water from the placed concrete। तो ये भी एक डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है, क्यूरिंग कंपाउंड का। सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे टर्म्स डायरेक्टली लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने यूज किया। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आ जाएगा डेफिनेशन लिख देगा, डैश लिख देगा और नीचे में 4-5 ऑप्शन रहेंगे, या फिर ये डायरेक्ट लिख देगा क्यूरिंग कंपाउंड क्या होता है और 4 डेफिनेशन लिख देंगे। तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज नॉट अ क्रैक रिपेयर मेथड। क्रैक रिपेयर मेथड इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इपॉक्सी इंजेक्शन, दूसरा ऑप्शन है हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड, तीसरा ऑप्शन है स्टिचिंग, चौथा ऑप्शन है ग्रूविंग एंड सीलिंग। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा हनीकॉम्ब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, इपॉक्सी, इंजेक्शन, स्टिचिंग, ग्रूविंग, ये सारे क्रैक रिपेयर मेथड हैं, और जो नहीं है वो हनीकॉम्ब नहीं है। तो हनीकॉम्ब को ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, इस क्वेश्चन से इपॉक्सी, इंजेक्शन, स्टिचिंग और ग्रूविंग को याद रखना है, क्योंकि ये जो थर्ड वाला मतलब जो ऑप्शन मैंने यहां सेलेक्ट किया नॉट के लिए, इसके बदले कुछ भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज अ क्रैक रिपेयर मेथड। इनमें से कौन सा क्रैक रिपेयर मेथड है। तो एडिंग रिइंफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग, ये जो है ये क्रैक रिपेयर मेथड है। तो रिपेयर मेथड भी कई तरह के होते हैं, तो आपको सबका मेथड याद रहना पड़ेगा, आपके डायरेक्ट सिलेबस में ही है। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर बॉन्डिंग क्रैक कंक्रीट सेक्शन। पहला ऑप्शन स्टिचिंग, हनीकॉम्ब, इपॉक्सी इंजेक्शन, ग्रूविंग एंड सीलिंग। तो इपॉक्सी इंजेक्शन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बॉन्डिंग किया जाता है क्रैक कंक्रीट सेक्शन को। इपॉक्सी इंजेक्शन का एक तरह से डेफिनेशन हो गया, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44, फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी, डीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। डीपीसी के बारे में भी आप पढ़ लेना कि डीपीसी क्या होता है। मैंने बस यहां फुल फॉर्म पूछ दिया, 2 क्वेश्चन बन गए यहां से। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट। तो यहां पे भी आप जैसा क्वेश्चन से पढ़ रहे हो कि कोई एक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो कौन कौन से रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट हैं, बग होल्स है, फॉर्म टाई होल्स है और हनीकॉम्ब है, स्टिचिंग नहीं है, ठीक है। स्टिचिंग नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन नहीं का ऑप्शन पूछा गया है, उल्टा क्वेश्चन है, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, दे आर एयर बबल्स ट्रैप्ड एट द सरफेस ऑफ कास्ट इन सिटू कंक्रीट ड्यूरिंग प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के दौरान ये एयर बबल्स बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बग होल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज अ प्लास्टिक कोन एट द सरफेस। प्लास्टिक कोन कौन सा सरफेस पे होता है, तो इसको बोलते हैं फॉर्म टाई होल्स। सारे ऑप्शंस आपको सबको पता होना चाहिए, जो जितने मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा सिलेबस के टॉपिक पे है डायरेक्ट। तो हो सकता है कि मेरा ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए कि फॉर्म टाई होल्स क्या है, लेकिन बग होल्स आ जाए, स्टिचिंग आ जाए, हनीकॉम्ब आ जाए।
तो मैंने कोशिश किया है कि जितने टर्म हैं उसके डेफिनेशन यहां पे मैं बता दूं, बाकी कुछ छूट भी गए होंगे तो उसको आपको देख लेना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48, इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन रिजल्ट इन डैश। तो पहला ऑप्शन है स्टिचिंग, फॉर्म टाई होल्स, बग होल्स, हनीकॉम एंड लार्ज वॉइड्स। तो आंसर हो जाएगा हनीकॉम एंड लार्जर वॉइड्स। हनीकॉम का एक मतलब ये रिजल्ट है किसका, इम्प्रॉपर मिक्सिंग का, हनीकॉम। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट का आपके सिलेबस में, आप बहुत जरूर देखना, सारे के सारे मेथड जरूर देखना। 8 मेथड है, मैंने यहां 4 ही मेथड बताया है, बट 8 मेथड आपको जानने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। जहां तक हो सका है मैंने 8 मेथड को बताने की कोशिश की है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्निक ऑफ यूज्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ टेक्निक। पहला ऑप्शन है पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू रिपेयर बॉटम फेस, सेकंड ऑप्शन है बर्ड्स माउथ, थर्ड ऑप्शन है ड्राई पैकिंग, फोर्थ ऑप्शन है ट्रॉवेल अप्लाइड मेथड। ये सारे के सारे मेथड हैं किसके, प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट के। तो ऑल द एबव है, चारों के चारों मतलब टेक्निक आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा भी 4 टेक्निक है, वो भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के ऊपर है, पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू रिपेयर बॉटम फेस क्या है। तो ये कहां पे यूज होता है, पहला है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं मैं, सीधा डी जो ऑप्शन इसका सही जवाब है वो पढ़ता हूं। यूज फॉर रिपेयर टू द बॉटम ऑफ रिलेटिवली थिन मेंबर्स सच एज स्लैब। थिन मेंबर्स जो स्लैब टाइप का है, बॉटम में हम इसके रिपेयर का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रॉवेल मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट इज used for horizontal, vertical or overhead areas which are less than 25 mm deep with little or no reinforcing steel। तो ऐसे एरिया को हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो चाहे ओवरहेड हो, लेकिन लेस देन कितना है 25 मिलीमीटर डीप हो, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो, उससे कम हो, ठीक है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, टॉवेल मेथड यूज करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, ड्राई पैकिंग टेक्निक ये क्या है, यूज्ड फॉर स्मॉल कन्फाइंड एरिया सच एज द रिब्स ऑफ वेबल स्लैब दैट हैव लिमिटेड रेनफोर्समेंट और अदर ऑब्स्टेकल। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बर्ड माउथ टेक्निक, ये सारी टेक्निक मैंने कवर करने की कोशिश किया है क्योंकि आपके डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने बार बार वीडियो में बताया कि डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से आएगा, और ये वाला पेपर ऐसे भी जहां पे मान लो न्यूमेरिकल का ऑप्शन है या वैल्यूज का ऑप्शन है वहां पे आएगा। यहां पे वैल्यूज का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला पेपर है, तो थ्योरी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, वाइब्रेटर इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट। तो यहां पे बर्ड्स माउथ टेक्निक जो होता है उसमें वाइब्रेटर यूज करते हैं। बर्ड्स माउथ टेक्निक लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बर्ड्स माउथ टेक्निक क्या है ये भी आपको देखना है, और उसके बाद उसमें कौन सा टेक्निक में मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो भी ध्यान रखना है। इससे 8 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एक ही टेक्निक का इंस्ट्रूमेंट बताया है, आपको सारे टेक्निक का इंस्ट्रूमेंट देखना है। क्वेश्चन नंबर 55, द गिन्यूट टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड माउथ टेक्निक, टॉवेल अप्लाइड टेक्निक, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक और ड्राई पैकिंग टेक्निक। तो न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक को ही गिन्यूट टेक्निक भी बोला जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, डैश टेक्निक यूज्ड फॉर पार्शियल फुल डेप्थ रिपेयर टू हॉरिजेंटल सरफेस। तो एक और टेक्निक का नाम अभी तक जिक्र नहीं किया था, ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक। इसका यूज कहां पे करते हैं, तो पार्शियल फुल डेप्थ रिपेयर के लिए यूज करते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस। डीपीसी क्या था आपको पता है, तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि डीपीसी राइजिंग डैम्पनेस के लिए हम नई रिपेयर के लिए यूज करते हैं। तो फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, केमिकल मेथड और टॉवेल अप्लाइड मेथड। तो आंसर है टॉवेल अप्लाइड मेथड। ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको याद 3 ऑप्शन ये रखने हैं कि फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो है ये रिपेयर के टाइप्स होते हैं डीपीसी के। बाकी चौथा गलत ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के जॉइंट में कौन कौन सा टाइप यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप, एक्सपेंशन टाइप, कॉन्ट्रैक्शन टाइप, आइसोलेशन टाइप।
ये चारों ऑप्शन हैं, ऑल द एबव होगा। चारों का अगर टाइम है आपके पास तो चारों देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज अ स्मॉल होल इन द सरफेस ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड इवेंचुअल आउटगेसिंग ऑफ ट्रैप्ड पॉकेट्स ऑफ एयर इन सेटिंग कंक्रीट। तो ये एक क्वेश्चन डेफिनेशन है एक का, तो बग होल यहां पे ऑप्शन का आंसर होगा। तो यहां पे जो 3 और ऑप्शन है इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये फर्जी आंसर है। ड्रिल होल, ब्लैक होल, डैम्प होल, इस तरह के जो मिलते जुलते वर्ड होते हैं कभी कभी आंसर में आ जाता है, ऑप्शन में आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के या आपके फाइनल पेपर जो ऑनलाइन हो रहा है तो जो 4 ऑप्शन देने का मकसद होता है तो रिलेटिव टर्म्स ही देते हैं। बग होल जैसा है तो इसी के तरह 2-4 और होल डाल दिया, ठीक है। तो बग होल पढ़िए, इसका डेफिनेशन, बाकी 3 फर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नेम द मॉडर्न वाटर प्रूफिंग रिपेयर टेक्निक। वाटर प्रूफिंग रिपेयर टेक्निक कई सारे होते हैं, तो मॉडर्न कौन सा है? तो ग्राउटिंग टेक्निक जो है वो मॉडर्न टाइप का होता है, वाटर रिपेयरिंग, वाटर प्रूफिंग रिपेयर के लिए हम यूज करते हैं। और भी कई तरह के वाटर प्रूफिंग है, एक बार आप चेक कर लेना, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कवर किए। क्वेश्चन नंबर 60 यहां पे कवर हो गया है। टॉपिक जो है मैंने पूरा सिलेबस का हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। ऑप्शंस में भी मैंने जरूर डाला है, जहां जहां पे ऑप्शंस में क्वेश्चन बनता है मैंने जरूर बताया है वीडियो में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने, जहां जहां पे मैं बताता चला रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन बनता है, एक पेन ले लें, नोट भी करते चलें कि ये सब क्वेश्चन भी बनता है। आधा 1 घंटा में आप आधे घंटे 40 मिनट का जो वीडियो है ये वीडियो भी देख लें और उसके बाद फिर आधे घंटे 1 घंटे और टाइम दें तो आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि 200-300 क्वेश्चन के सेट में दे दिया और डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपका लक अच्छा है तो मान लो मैंने 95 क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है कि आ जाए 20-25 क्वेश्चन, और आप चेक करोगे कि इस टाइप्स के कितने क्वेश्चन है, मैंने जो ऑप्शंस बताए थे वहां पे से चेक करोगे तो देखोगे कि 40 to 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन 5 भी ना आए, लेकिन आप चेक करोगे कि सिलेबस के हिसाब से मैंने जैसे कवर किया है, आपको टॉपिक वाइज बताया है कि डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, यूज पढ़ना है, तो सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस कवर होते हैं। बुक्स बेस्ड है, बट इस टाइम पे आपके पास बुक्स बहुत कम बच्चों के पास है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगर बुक्स है आपके पास तो शेयर करने, बुक्स सबसे बेस्ट है, बट टाइम कम है तो टू द पॉइंट पढ़ें, ज्यादा लेंदी ना पढ़ें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल अभी अवॉइड करें, आपके पास टाइम नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पढ़ें और उसके चारों ऑप्शंस देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस पे भी इलेबोरेट करके थोड़ा बहुत पढ़ाई करें। तो यही मेरा सजेशन था। बाकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं मतलब एग्जाम में, तो सारे अटेम्प्ट करें, थोड़ा बहुत ध्यान से। कभी कभी नॉट वर्ड यूज कर देते हैं, ऑल एबव द यूज कर देते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। सारे अटेम्प्ट कर दें, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, ठीक है। फिर यहीं पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूं और सब आपको बोलता हूं कि आप सबसे जल्दी से जल्दी शेयर करें। ये सिविल इंजीनियरिंग का 3 अक्टूबर को 3 बजे पेपर होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चों तक शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।